प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। प्यारे मित्रों, आपको बता दें कि यहाँ पे आज 10 जनवरी है और 10 जनवरी को हम आपके लिए लेकर के आए हैं फ्रेंडशिप बैच। फ्रेंडशिप बैच ये आपका चलेगा 22 जनवरी तक और 23 जनवरी को आपका पेपर है। पेपर की डेट पूर्णतः अभी तक निश्चित है और आपका पेपर उसी तिथि पे होगा, यह भी अभी तक पूरी तरह से सुनिश्चित है। आप अफवाहों पर ना आए, अपनी तैयारी पर फोकस करें। यह फ्रेंडशिप बैच 12 दिन के लिए चल रहा है और हमारी आपकी दोस्ती आजीवन के लिए होने वाली, तो आप अपने मित्रों तक शेयर करें। मित्र से मित्र बढ़ते जाते हैं और आप अपनी संख्या बढ़ाएं। जितने भी लोग जुड़ेंगे सबको एक तरफ से स्वागत है, सबका अभिनंदन है और हम लोग अपने बैच को स्टार्ट करें। आज हम लोग मनोविज्ञान के बाल विकास और शिक्षण विधि के लगभग 30 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं और यह 30 प्रश्न में कई ऐसे प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप इन प्रश्नों के आंसर कर सकते हैं। ये जो 30 प्रश्न रखे गए इसमें से 25-26 प्रश्न हर एक मित्र को आ रहा होगा। फिर भी आप रिवीजन के तौर पे और अपना टेस्ट करने के तौर पे चेक कर सकते हैं कि हमारी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, कितनी तैयारी भी बाकी है। उम्मीद करता हूं कि आप अपने सभी मित्रों को शेयर करेंगे, जिन्हें आप विश्वास करते होंगे अपने सभी मित्रों के ग्रुप में शेयर करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करेंगे। एक हार से टूटा है तू, हार में डूबा है तू, हार को हार का हथियार अब बनाया जा, कदम कदम बढ़ाया जा। तो पहला कदम हम लोग बढ़ाते हैं और अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरक व्यक्ति में जन्मजात होता है या होते हैं। ध्यान से देखिए, कह रहा अभिप्रेरक कौन सा है जो व्यक्ति में जन्मजात होता है या तो होते हैं। दो ऑप्शन है, या तो होता है या तो होते हैं, मतलब बहुवचन में भी हो सकता है और सिंगुलर में भी आ सकता है। अब इसके बारे में आपको आंसर करना है। यहाँ पे दिया गया भूख, निद्रा, प्यास, उपर्युक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा आप इस बात में बता देंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लें। इस वीडियो के जो ये प्रश्न है इसके बारे में चर्चा करते हैं। मनोवैज्ञानिक हैं अब्राहम मैस्लो, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। क्या नाम है? अब्राहम मैस्लो हैं। मैस्लो ने ये कहा था, मैस्लो ने अभिप्रेरकों को जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक दो भागों में बांटा था। एक जन्मजात जो इनेट कहते हैं, जो पैदा होने के साथ लेकर के आते हैं, और एक होता अर्जित जिसे हम लोग एक्वायर्ड कहते हैं। अभिप्रेरक दो भागों में विभक्त किया गया था, जिसमें भूख, प्यास, निद्रा, विश्राम आदि जन्मजात अभिप्रेरक हो। तो छोटा सा बच्चा भी जो होता है उसे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, ठीक है। उसे क्या होता है, नींद भी आती है, रोता भी है, विश्राम भी करता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, जन्मजात होती हैं। तो ये जन्मजात हो जाता है। जबकि जैसे रुचि है, प्रतिष्ठा है, ठीक है, सम्मान है, सामाजिकता है, ठीक, ये सभी क्या है, अर्जित है। जैसे किसी ने अपना एक समाज बना लिया तो उसमें मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, ठीक है, घृणा, नफरत, प्यार, ईर्ष्या, ये सारी चीजें जो होती हैं क्या होती हैं, अर्जित होती हैं किसी चीज से। जैसे आप मान लेते हैं शाकाहारी हैं तो आपको मीट से नफरत है, लेकिन जो वहीं पे मनुष्य जाति का ही है जो मांस को खाता है, वह, जैसे हम लोग तो सभी लोग सर्वाहारी हैं, लेकिन जो मनुष्य जाति का है और जो मांस को खाता है, अब उसके लिए क्या होगा, मांस ऐच्छिक हो जाएगी, उसको अच्छा लगेगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है, बुरा लग रहा है। तो डिपेंड करता है कि हमारी इच्छाएं किस तरफ हो रही हैं, हमारी रुचि क्या है, हमारा मान प्रतिष्ठा क्या है, सम्मान क्या है, ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है। ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, हमारी अर्जित हो जाती हैं। जबकि प्यास, भूख और ये क्या कहते हैं, निद्रा और विश्राम, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, जन्मजात होती हैं। तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होता है। मुझे उम्मीद है कि आप में से सभी लोग इसका आंसर सही कर पाए होंगे। हमें भी पता है, आपको भी पता। चलिए दूसरे प्रश्न का आंसर हम लोग देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम स्थानांतरण का प्रकार है। देखिए, अधिगम स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर होना है किसका, अधिगम का। अब इसके बारे में बताना है। पहले इसकी व्याख्या सुन लेते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सकारात्मक स्थानांतरण होता है, नकारात्मक स्थानांतरण होता है, शून्य स्थानांतरण होता है, उपर्युक्त सभी होते हैं। परंतु इसकी व्याख्या पहले सुन लेते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में समझेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। अधिगम स्थानांतरण से तात्पर्य पूर्व सीखे गए व्यवहार का वर्तमान में सीखे गए व्यवहार पर पड़ने वाला प्रभाव है। फिर से देखते हैं, कह रहा है अधिगम स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, पूर्व में सीखे गए ज्ञान। जैसे मान लीजिए आप प्राइमरी में टेबल सीख लिए और आज जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें टेबल का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो पूर्व में सीखा था आज उसको उपयोग में ला रहे हैं। तो वही कह रहा है, पूर्व सीखे गए व्यवहार या ज्ञान का वर्तमान में सीखे गए व्यवहार पर पड़ने वाला प्रभाव ही क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम स्थानांतरण को मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित 3 भागों में बांट रखा है।
3 भागों में बांट रखा है। पहला है आपका सकारात्मक स्थानांतरण जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है। दूसरा है नकारात्मक स्थानांतरण जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है। तीसरा है आपका शून्य स्थानांतरण जो कि आपके प्रश्न में दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, उपर्युक्त डी आपका सही आंसर हो जाता है। उपर्युक्त सभी, मुझे उम्मीद है यह भी आप सभी लोगों को पता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है कि सीखने का नियम। देखिए, आप अपने मित्रों को शेयर करने से थोड़ी सी कोताही मत किया करिए। चलिए, आपकी इच्छा नहीं है तो आप अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, लेकिन शेयर जरूर करिए। मित्रता निभाइए भाई, आपका मित्र है, कोई उसको पहुंचाएंगे उसको लाभ होगा, ठीक है। तो ये करना चाहिए, इससे कोई दोष नहीं है। और लाइक और जरूर कर दीजिए। आप नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग बात कर रहे थे तीसरे प्रश्न की, क्या कह रहे थे, सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। जो सीखने का नियम है मतलब लर्निंग है, इसके नियम का प्रतिपादन किसने किया था। 4 ऑप्शन है, थार्नडाइक महोदय हैं, पावलाव हैं, स्किनर हैं और कोहलर हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ध्यान से देखिए, आप में से सभी लोगों ने बीएड में पढ़ा होगा कि थार्नडाइक जो है इसका सही ऑप्शन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए थार्नडाइक। अब इसके ईएल थार्नडाइक, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है। सीखने के नियम का प्रतिपादन अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, कहाँ के थे थार्नडाइक, अमेरिका के थे। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक ने किया था, जो निम्नवत थे इस प्रकार से, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ये 3 नियम थे सीखने के नियम के थार्नडाइक के। कौन कौन से, जल्दी बताइए। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ईएल थार्नडाइक के बारे में समझ गए होंगे, जितना हमारे इस प्रश्न के हिसाब से आपका डिस्क्रिप्शन होता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, आपको बताना। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अंतर्दृष्टि मतलब होता है इनसाइड थ्योरी। इनसाइड थ्योरी के आपको क्या बताने हैं, प्रतिपादक बताने हैं। कोहलर हैं, वर्क हैं, ठीक है, स्टर्न है, गाल्टन है। आपको इसका आंसर बताना है कि सही आंसर क्या हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसका सही आंसर कर पा रहे होंगे। कोहलर हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर थे। गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी मनोवैज्ञानिक ने सीखने के इस सिद्धांत का समर्थन किया और कहा कि व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति की वजह से अच्छी तरह से सीख लेता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा अभिवृद्धि संबंधित है। अभिवृद्धि किससे संबंधित है, आपने पढ़ा था ग्रोथ और डेवलपमेंट, 2 टॉपिक पढ़े हैं। तो अभिवृद्धि किससे संबंधित है, शारीरिक विकास से, ठीक है, शारीरिक वृद्धि से, ए और बी दोनों से, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर बताइए भाई कौन है। तो कह रहा अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है, शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। मतलब शरीर की भी वृद्धि हो रही है और डेवलपमेंट भी हो रहा है। मतलब जैसे जैसे लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है वैसे वैसे अंदर इंटरनल डेवलपमेंट भी चल रहा है, विकास हो रहा है। इन दोनों स्थिति को मिला करके अभिवृद्धि कहते हैं, क्योंकि अब वृद्धि एक निश्चित समय और एक निश्चित सीमा तक हो चलती है। अतः शारीरिक विकास एक निश्चित समय व सीमा के अंतर्गत आता है। अतः हमारा ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी शारीरिक वृद्धि भी होगी और शारीरिक विकास भी होगा, तो दोनों होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चिंतन, मैंने कहा ना, चिंता चिता से बढ़कर है, नर को निर्जीव बनाती है। तो चिंतन करना जरूरी है। चिंतन करने में आपकी चेतना काम करती है, लेकिन जब आप चिंता करते हैं तो आपकी चेतना कई बार काम नहीं करती है और आपको खोखला कर देती है अंदर से। चिंतन पॉजिटिव होता है, चिंता निगेटिव होती। तो बात यहाँ चिंतन की हो रही है। जैसे आप किसी गूढ़ चीज़ों के बारे में चिंतन करेंगे तो आपको सार्थकता मिलेगी, लेकिन आप चिंता करेंगे तो आपको नुकसान होगा, आपके लिए ह्रासपद होगा, मतलब हानिकारक होगा, कहने का अर्थ है। तो कह रहे हैं चिंतन ऐसा व्यवहार है जो प्रायः उपलक्षित तथा लुप्त होता है एवं जिसमें सामान्यतः संकेतों का प्रयोग किया जाता है। यह कथन दिया गया है, फिर से देखिए, चिंतन ऐसा व्यवहार है जो प्रायः उपलक्षित तथा लुप्त होता है एवं इसमें सामान्यतः संकेतों का प्रयोग किया जाता है। यह कथन दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया, आपको इसका आंसर बताना है। तो आप कहेंगे किसके द्वारा दिया गया, गैरेट के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, गैरेट के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी किसके द्वारा दिया गया, गैरेट के द्वारा दिया गया है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे।
अब इसके बारे में देखें, अगर व्याख्या देखते हैं तो इसका व्याख्या क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। इसकी व्याख्या कहती है कि जो कथन दिया गया है, कथन किसका, गैरेट का, ये तो हमने आपको आंसर बता दिया। गैरेट ने चिंतन को संकेतों के प्रयोगों पर आधारित लुप्त व्यवहार के रूप में बताया, जबकि रास ने, किसने, रास ने, ये जो रास महोदय हैं, एक सेकेंड, रास ने क्या कहा था, रास ने कहा, क्या कहा देखिए, जबकि रास ने क्या कहा था, चिंतन को ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली मानसिक क्रियाओं के रूप में बताया था। क्या कहा था, ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली मानसिक क्रियाओं के रूप में इसको अध्ययन किया था, किसने, रास ने। ठीक है, इसका पीडीएफ, हाँ ये पीडीएफ आपको 8004109989 नंबर के व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। आप लोग निश्चिंत होकर के व्हाट्सएप से जुड़ जाएं, यूपी टेट करके आपका नंबर सेफ और सिक्योर रहेगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्टडी विद प्रदीप नाम से मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पे भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा कथन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक से के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका आंसर कौन सही होगा। कह रहा प्रत्येक बालक एक विशिष्ट रूप से होता है। ये तो सही बात है, प्रत्येक बालक में कुछ न कुछ विशिष्ट क्षमता होती है, ये बात आपकी सबसे सही सटीक लग रही है। आगे बढ़ते हैं। सभी बालक एक समान होते हैं, नहीं भाई, बहुत सारे अंतर होते हैं। उसमें जेनेटिकली डिफरेंस पाया जाएगा, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस पाए जाएंगे, और उसमें जो थिंकिंग एबिलिटी होती है, लर्निंग एबिलिटी होती है, उसमें भी डिफरेंस पाया जाता है। तो ये तो नहीं, गलत है। कुछ बालक विशिष्ट होते हैं, हाँ कुछ बालक विशिष्ट होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं कहा जा सकता। जरूरी थोड़ी नहीं सभी बालक विशिष्ट हैं अपने आप में, क्योंकि सबके पास कुछ न कुछ, किसी के पास संगीत है, किसी के पास आर्ट है, किसी के पास साइंस है, किसी के पास टेक है। मतलब हर एक बालक अपने आप में निपुण होता है किसी एक कला में। तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि कुछ ही लोग विशिष्ट हैं, नहीं, सब लोग विशिष्ट हैं। हमारा नज़रिया खराब हो सकता है, बच्चा खराब नहीं हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा अगर आपको टेट पास करना है। आगे बढ़ते हैं। कुछ बालक एक समान होते हैं, नहीं भाई, सभी बालक कुछ बालक एक समान नहीं होते हैं, सभी अलग अलग होते हैं और सब अपने आप में विशेष होते हैं, विशिष्ट होते हैं। ये बात याद रखिएगा। जब तक आप अपने आप को गलत करिएगा, लेकिन बच्चे को कभी गलत मत कहिएगा। बच्चा हर बार उचित होता है, सही होता है। निम्न में से कौन सा भाषा विकास का सिद्धांत है। भाषा विकास का सिद्धांत क्या है आपको ये बताना है, भाषा विकास का सिद्धांत बताना है। तो आपको हम बता दें, भाषा विकास के सिद्धांत के लिए बालक जिस माध्यम से अपने भावों तथा विचारों को व्यक्त करता है, बालक जिस माध्यम से अपने भाव तथा विचार को व्यक्त करता है, भाषा कहलाता है। आप जिस तरह से अपने भाव विचार को व्यक्त करते हैं, क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। भाषा विकास के मुख्य सिद्धांत निम्नवत हैं। कौन कौन से हैं सिद्धांत हम बता रहे हैं। अनुबंधन का सिद्धांत भाषा विकास से, अनुकरण का सिद्धांत भाषा से है, परिपक्वता का सिद्धांत भाषा से है। ठीक, चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इस सभी भाषा संबंधित हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन चला जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी आपके ऑप्शन सही हो जाते हैं। फिर से एक बार बता दें, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, चॉम्स्की क्या भाषा सिद्धांत और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये 5 जो सिद्धांत हैं ये किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। और भाषा किसे कहते हैं, वह माध्यम जिससे बच्चा अपने भावों को, विचारों को व्यक्त कर सकता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। आप इस बात को समझ गए होंगे। अच्छा, आप में से कितने लोग मित्रता स्वीकार कर रहे हैं वो लोग कमेंट करके बताएं, और कितने लोग इसे शेयर करेंगे जरूर बताइएगा, कि हम ये समझ सकें कितने लोग इस मित्रता को स्वीकार कर पा रहे हैं। अच्छा, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है। देखिए, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है, वहाँ पे एक नेगेटिव थॉट छुपा हुआ बीच में। जो अंतर्मुखी लोग होते हैं ना, इनमें एक चीज़ जो पाई जाती है वो नहीं होती है। क्या नहीं होती, पहले इसको देख लेते हैं। आत्म केंद्रित। देखिए, जो अंतर्मुखी होता है, जो अंतर्मुखी नाम में ही है, अंदर की तरफ उसका मुख, तो मुख तो बाहर ही हो रहेगा, मुख अंदर नहीं होगा, लेकिन वो अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है, तो अपने विचार को अंदर दबा करके रखता है। जो उसे व्यक्त करना होता है तो व्यक्त नहीं कर पाता, अंदर दबा के रख लेता है। वो हो सकता है पारिवारिक परंपरा की वजह से हो गया हो, या किसी और कारण से हो जाता है, इसे अंतर्मुखी कहते हैं। यानी आत्म केंद्रित। ये बात सही है, को बच्चा कैसा होगा, आत्म केंद्रित होगा। ठीक है, शांत स्वभाव का होगा। शांत इसलिए रहेगा ना कि वो अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पा रहा। जब व्यक्त नहीं कर पाएगा तो उसे शांत रहना भाई लाजमी है। जब वो कह ही नहीं पाएगा किसी से तो शांत रहेगा। ये भी बात आपकी सही है।
लज्जाशील, वह लज्जालु होगा। भाई किसी को फेस करने से पहले वो डर फील महसूस करेगा तो लज्जालु होगा। तो ये सभी किसके लक्षण हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण है। लेकिन हमसे पूछा है कि लक्षण नहीं है। वाक्पटुता जो है वो लक्षण नहीं है। वाक्पटुता इसलिए लक्षण नहीं है क्योंकि वाक्पटुता किसका होता है? बहिर्मुखी का होता है। जो बहिर्मुखी व्यक्ति को होगा क्या होगा कि बोलने में अच्छा होगा, लोकप्रिय होगा, और क्या होगा? सामाजिक होगा। लोग उसे पसंद करेंगे। हर एक व्यक्ति के साथ उसका रहना सहना हो सकता है क्योंकि वो सबको डील करना उसको आता है, उसकी वाक्पटुता है, उसके पास भाषा शैली है। तो वाक्पटुता जो है वो अंतर्मुखी का लक्षण नहीं है, बल्कि किसका लक्षण है? बहिर्मुखी का लक्षण है। निम्न में से कौन सा लक्षण वाणी दोष से संबंधित है? वाणी दोष मतलब बोलने किसको लेकर के समस्या है, तो कौन सा ऐसा है जो संबंधित है? ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि अपनी बातों विचारों को दूसरे के समक्ष स्पष्ट रूप से ना कह पाना वाणी दोष कहलाता है। यानी जो आपका विचार है, जो आपका कथन है, जो आपका मतलब जो आपके अंदर चल रही विचार हैं, बातें हैं, उसे आप किसी के समक्ष स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते हैं, मतलब उसे कहने में हिचकिचाहट आप महसूस करते हैं। यह किस कारण से हो सकता है? कि वो हो सकता है व्यक्ति हकलाता हो। ठीक है, हकलाना जानते हैं कि लोग शुद्ध नहीं बोल पाते। तुतलाता हो मतलब शब्द को कुछ और बोलने के कुछ और उच्चारण करता हो। ठीक। तीव्र लेकिन अस्पष्ट बोलता हो, मतलब तेज, बहुत तेज बोलता है लेकिन अस्पष्ट बोलता है, उसको साफ नहीं बोल पाता, लेकिन तीव्र बोलता है, जल्दी जल्दी बोलता है। तथा अस्पष्ट उच्चारण करता, और उच्चारण जो करना है, जैसे जो करना उच्चारण, उसको ना उच्चारित करके किसी और शब्द को गलत तरीके से उच्चारित कर रहा है। तो इस सभी किस में आते हैं? भाषा दोष के अंतर्गत आते हैं, जिसमें वाणी दोष कहा जाता है इसमें। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। तीव्र अस्पष्ट वाणी बोलना क्या होता है? ये दोष है। किसका? वाणी दोष है। धीमी गति से बोलना नहीं, कोई दोष नहीं भाई। कुछ लोग धीमे गति से बोलते हैं, कुछ लोग बहुत तेज बोलते हैं, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तीव्र गति से बोलना, अगर तीव्र गति से आप बोलें लेकिन आप में जो भाषा है वो तीव्र गति से बोलने पे भी स्पष्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अस्पष्ट बोलेंगे तो वो नुकसानदायक है। आगे बढ़ जाते हैं। अधिगम का उपर्युक्त अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ क्या होता है इसे आपको बताना है। कौशल अर्जन, ज्ञान और अनुभव अर्जन, व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्तित्व समायोजन। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार में परिवर्तन। क्या हो जाता है? व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यवहार में परिवर्तन है, जिसकी वजह से बालक परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को समायोजित करने के कौशल विकसित करता है। मतलब जैसा उसको एडेप्टेशन आ जाता है। एडेप्टेशन आप जानते होंगे, अगर इसको एक शब्द में कहें तो जैसा देश वैसा भेष, क्या कहलाता है? एडेप्टेशन कहलाता है। प्रश्न आपका है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करने की योग्यता को सामाजिक विकास के रूप में परिभाषित किया है? प्रश्न बड़ा है लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो आसान है। कह रहा है निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करने की योग्यता को सामाजिक विकास के रूप में परिभाषित किया है? इसके बारे में आपको बताता है। जल्दी से आंसर कर दीजिए इसके बारे में, सही आंसर क्या होगा? तो सामाजिक आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करने की योग्यता को सामाजिक विकास के रूप में हरलाक ने परिभाषित किया था। किसने परिभाषित किया था? हरलाक महोदय ने। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, कौन ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। जिनके अनुसार सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है। सामाजिक विकास के आशय सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन से संबंधित होता है। बिने साइमन परीक्षण संबंधित है। किससे संबंधित है बिने साइमन परीक्षण? तो आप बताएंगे। बिने साइमन परीक्षण जो है 1905 में बिने साइमन ने एक परीक्षण किया था, बुद्धि परीक्षण की शुरुआत की थी, जिसे बिने साइमन परीक्षण कहा जाता है। इसी से बुद्धि लब्धि निकाली जाती है। बुद्धि लब्धि क्या होती है? MA/CA इंटू क्या होता है? 100। यही होता है ना बुद्धि लब्धि निकालने का फार्मूला। MA मतलब मेंटल एबिलिटी और CA मतलब ये हो जाता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 करके हम लोग बुद्धि लब्धि निकालते हैं। आपने इसको जानना होगा, जानते होंगे आप पहले से। फिर कह रहा है जीवन संघर्ष। हाँ, तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा होगा? बिने और साइमन ने क्या काम किया था? परीक्षण संबंधित है। किससे संबंधित है बिने और साइमन का परीक्षण? तो आप कहेंगे किससे? बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है।
जीवन संघर्ष तथा अस्तित्व से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था? तो कह रहे हैं जीवन का अस्तित्व से संबंधित सिद्धांत दिए थे डार्विन ने। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और इनके डार्विन फिंचिज के ऊपर किया था। नेचुरल थ्योरी इन्होंने लिखा था। क्या? तो उस नेचुरल थ्योरी में उन्होंने बताया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहाँ पे नेचर में वही सर्वाइव करता जो यहाँ पे फिट बैठता, यानी नेचर के हिसाब से फिट बैठता, वही यहाँ पे सर्वाइव कर पाता है। तो ये थ्योरी किसकी? डार्विन की है। आपका सही आंसर आपके सामने है। मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने कितने संवेगों की चर्चा की है? मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने कितने का चर्चा किया था? 14 पे। कितने पे 14 पे जो थे वो 14 संवेगों पर इन्होंने चर्चा की थी। ठीक है, जिसमें प्रत्येक संवेग एक मूल प्रवृत्ति से संबंधित रखता है, जबकि भारतीय विद्वान सिर्फ 2 प्रकार के संवेगों पर चर्चा करते हैं। अगर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है भारतीय विद्वानों द्वारा कितने संवेगों पर चर्चा की गई, तो आपका आंसर होगा वहाँ पे 2। ठीक, वहाँ पे 14 भी ऑप्शन में दिया जाएगा, लेकिन आप कितना लगाएंगे? 2। और इन दोनों संवेगों को कहते हैं राग और द्वेष की चर्चा करते हैं। 2 प्रकार के हम लोग संवेग मानते हैं भारतीय लोग। बुद्धिमापन का प्रवर्तन माना जाता। 30 क्वेश्चन में आपका 15 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग देख रहे हैं, और जो लोग देख रहे हैं पूरा देख के जाइएगा। कमेंट अवश्य करिएगा, जो प्रश्न आपको बताने हैं उसका आंसर आप बताइएगा। बुद्धिमापन का प्रवर्तक माना जाता है, किसको माना जाता है? तो आप बताएंगे बुद्धिमापन का प्रवर्तक किसे मानते हैं? फ्रांस के विने को बुद्धिमापन का प्रवर्तक माना जाता है। फ्रांस के हैं, कौन है? विने हैं, ये हैं आपके बुद्धिमापन का प्रवर्तक इन्हें माना जाता है। किसको? विने को। और इसके बाद आगे की तरफ बढ़ें तो विने को क्या माना जाता है? यहाँ का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने साइमन के साथ मिलकर के 1905 में सफल बुद्धि परीक्षण के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, पूर्व में सीखे गए ज्ञान का उपयोग ही स्मृति है। पूर्व में सीखे गए ज्ञान की स्मृति मतलब पूर्व में सीखे गए ज्ञान का उपयोग ही क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है, मेमोरी कहलाता है। ये बात किसने कही थी? आपको ये बताना है ना। यह कथन किसका है? आपके पास 4 ऑप्शन है। वुडवर्थ हैं, बकिंघम है, गिलबर्ट हैं और अरस्तु हैं। अब आपको यहाँ बताना, अरस्तु तो आपका आंसर होगा नहीं, अरस्तु नहीं आपका आंसर होगा, तो आप इसको बता देंगे कौन सा आंसर आपका सही हो जाता है। तो यहाँ पे आप बताएंगे ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका वुडवर्थ से। किससे? वुडवर्थ से आपका संबंधित है। 17 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 13 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तेजी के साथ बढ़ते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन और है। निम्न में से कौन से शिक्षण विधि 1 वर्ष के बालक के लिए सर्वाधिक उत्तम है? 1 वर्ष का बालक है, उसके लिए कौन सी विधि उत्तम है? खेल विधि, पुनर्वलन विधि, ए और बी दोनों। अब आपको बताना है कि 1 वर्ष के बालक के लिए कौन सी विधि अच्छी है। कह रहा है इस अवस्था में बालक का खेल विधि द्वारा शिक्षण कराना उत्तम है, तथा अन्य विधियां जैसे कि मॉन्टेसरी विधि और किंडरगार्टन विधि ये सभी ठीक नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो है आपका सही उत्तर हो जाता है खेल विधि। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। बालक सर्वप्रथम किस विधि द्वारा कौशल अर्जन करता है? कह रहा बालक किस विधि द्वारा कौशल का अर्जन करता है? शुरुआत में सर्वप्रथम पहला समायोजन के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, कल्पनाशीलता के द्वारा, समन्वय के कारण। तो आप बताएंगे कौशल अर्जन की प्रथम अवस्था अनुकरण होती। कौन सी होती? अनुकरण होती है। तो अनुकरण होता है पहली अवस्था। क्या होती? अनुकरण होती। ठीक, अनुकरण द्वारा ही वह किसी भी कार्य को करने का प्रयास करता तथा उत्पन्न समस्याओं से समझने का प्रयास करता और सर्वप्रथम माता पिता का अनुकरण करता है। आपने देखा होगा जो हिंदू के घर में बच्चा पैदा होता है वो हिंदू के रीति रिवाज से अपने पूजा पाठ को करना स्टार्ट कर देता, और जो मुस्लिम के घर में पैदा होता वो उसके हिसाब से इबादत पूजा करना शुरू कर देता। उसी तरह से क्रिश्चियन, ईसाई, बौद्ध, जैन, जो भी पारसी जो भी होते हैं, वो अपने माता पिता को जिस तरह से देखता उसी तरह से अनुकरण करके वो पूजा पाठ करना, भोजन करना, उन चीज़ों को सीख लेता है वो बच्चा। ये विधि कौन सी कहलाती? अनुकरण विधि कहलाती। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। संवेग का शाब्दिक भावार्थ क्या होता है? आपको बताना संवेग का शाब्दिक भावार्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संवेग का शाब्दिक अर्थ होता है, आपको आंसर बताना 20 का। संवेग का शाब्दिक अर्थ होता है आंतरिक भावों तथा बाह्य प्रकाशन होना। कह रहा अंदर के अंदर, आपके अंदर जो भाव है उसका बाहरी रूप से दृश्य होना, दिखाई पड़ना, क्या कहलाता? संवेग कहलाता। अर्थात उत्पन्न संवेदना से जिसमें प्राणी शारीरिक परिवर्तन प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा में एक निश्चित व्यवहार करता है, अतः उत्तेजना में उथल पुथल ही संवेग का शाब्दिक भावार्थ होगा। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका डी, उत्तेजना में उथल पुथल आपका सही आंसर हो जाता है।
शैशवावस्था में बालक के क्रियाकलाप मूलतः किस प्रवृत्ति के होते हैं? कह रहा शैशवावस्था में बालक के क्रियाकलाप मूलतः किस प्रवृत्ति के होते हैं, आपको इसके बारे में बताना होता है। तो आप बताएंगे शैशवावस्था में शिशु अपने मूल प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहार करता है, जैसे भूख या गुस्सा आने पर रोना या चिल्लाना तथा प्रसन्न होने पर हंसना और अपनी अभिव्यक्ति को प्रतीक करना देना। तो आपका सही आंसर यहाँ पे चला जाता है संवेगात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक या मूल प्रवृत्त्यात्मक, माफ करिएगा, मूल प्रवृत्त्यात्मक। तो आपके पास इन चारों में से सही आंसर आपका कौन सा होगा, आपको सही आंसर बताना है और सही आंसर आपका हो जाता है मूल प्रवृत्त्यात्मक, आपका सही आंसर हो जाता है। भाटिया बैटरी सब लोग पढ़े हैं। भाटिया बैटरी 1953 से संबंधित है, ये सीएम भाटिया द्वारा, और ये बुद्ध परीक्षण से संबंधित है। ये प्रश्न आपका पूछा गया है, तो किससे संबंधित है? बुद्ध परीक्षण से संबंधित है। आपका यहाँ पे परीक्षण लगा देंगे और आपका सही आंसर हो जाता है बुद्ध परीक्षण से हेतु कराया जाता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न आपका 2018 में पूछा गया है, ठीक है, आपने देखा भी होगा। प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपके पास 23 प्रश्न पहुंच गए, 7 प्रश्न और हैं, आंसर बताइए। कह रहा प्रगतिशील शिक्षा में बालक को एक सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। बालक हर बार सक्रिय होता है। जब ये प्रगतिशील शिक्षा आ गई तो बालक सक्रिय होता है, टीचर निष्क्रिय माना जाता है, ठीक है। इसमें क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है तथा साथ ही उसके रचनात्मक, प्रवृत्ति तथा खोजी स्वभाव को ही महत्व दिया जाता है। अतः दिए गए विकल्प के हिसाब से अगर हम बात करें प्रगतिशील संदर्भ के हिसाब से कौन सा कथन सही है, तो आपका सभी कथन सही हो जाएंगे। जैसे कि आप देखें, बालक को एक सक्रिय अन्वेषक के रूप में मानेंगे, सही बात है। बालक को क्रियाशील रख करके शिक्षा दी जाएगी, वाकई बालक क्रियाशील है, बालक हर बार एक्टिव होता है, टीचर निष्क्रिय हो सकता है, बालक निष्क्रिय नहीं हो सकता। बालक को रचनात्मक कार्य में महत्व दिया जाना चाहिए, सही बात है, रचनात्मक कार्य उसे सीखनी चाहिए, रटे रटाए कब तक चलेगा। तो ये आपका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। जेंडर क्या है? जेंडर आपने बहुत पढ़ा होगा इंग्लिश में, तो हिंदी में यहाँ बताइए मनोविज्ञान की भाषा में। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। वर्ष 1970 में स्त्री पुरुष के जैविक लक्षणों के आधार पर असमानताओं का अध्ययन किया जाता है, परंतु बाद में समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के वैज्ञानिकों का लिंग भेद में अध्ययन की और ध्यान गया और यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है। क्या होता है? एक सामाजिक रचना है, तो जिसे आप बताएंगे कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जेंडर क्या है? एक तरह का सामाजिक संरचना होती है, मेल और फीमेल, ठीक है। बच्चे के समाजीकरण के लिए प्रथम इकाई के रूप में किसे रखा जाता है? बच्चे के समाजीकरण के लिए प्रथम इकाई के रूप में किसे रखा जाता है? तो आप बताएंगे समाजीकरण के लिए प्रथम इकाई में कौन आ जाता है? परिवार आ जाता है। भाई परिवार जैसा होगा बच्चा वैसा ही बनेगा, परिवार से ही सीखता बच्चा, तो परिवार में जैसी एक्टिविटी होगी उसी को बच्चा लर्निंग लेगा, सीखेगा। व्यक्तिगत वार्ता का संबंध है। व्यक्तिगत वार्ता किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे व्यक्तिगत वार्ता जब बच्चा अपने आप के मौखिक संवाद करता है तो उसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। ये बात किसने बताई थी? लेव वाइगोत्स्की ने व्यक्तिगत वार्ता का नाम दिया था। तो लेव वाइगोत्स्की ने क्या किया था? व्यक्तिगत वार्ता का नाम दिया था। और इसका ऑप्शन आपका चला जाता है भ्रांत वार्ता से नहीं, स्वयं से की जाने वाली मौखिक वार्ता आपकी सही हो जाएगी। समस्या नहीं, ये नहीं, तो आपका सही आंसर हो जाता है 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे स्वयं से की जाने वाली मौखिक वार्ता। और इसके बारे में किसने बताया था? लेव वाइगोत्स्की ने बताया ना, वाइगोत्स्की ने बताया था, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों को कक्षा में क्या करते हैं आप? तो इसके बारे में बताएंगे। प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, अच्छी बात है। प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए, नहीं। प्रश्न पूछने पर डांटना चाहिए, कदापि नहीं डांटना चाहिए, बच्चा सर कुछ है। प्रश्न पूछने पर बालक को कक्षा से बाहर कर देना, अरे नहीं भाई गलती ये करना मत, बच्चा ही सब कुछ है, बच्चा भगवान है, बच्चा ग्राहक है, बच्चा स्टूडेंट नहीं है, बच्चा ग्राहक है। आप समझिए, अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कभी पढ़ाएंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि बच्चा ग्राहक है। ग्राहक को क्या कहते हैं? ग्राहक भगवान होता है ना। ये बात आप इस जेहन में रखिए, जब तक पेपर पास करना है इन सब चीज़ों को अपने जेहन में रखिए, और पेपर में जाइए के बाद जब आप टीचर बनिएगा तो इसको भी अपने जेहन में रख के ही काम करिएगा। बच्चा सर्वोपरि होगा, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसे प्रोत्साहित करिए। प्रश्न पूछ रहा है, एक प्रश्न पूछ रहा है तो उसे कहिए बेटा और प्रश्न ढूंढ के लाओ, और प्रश्न हम बताएंगे उसको। जब आंसर बताएंगे तो खुश होगा और प्रश्न ढूंढ के लाएगा। निम्न में से
में से किसके द्वारा बच्चे जेंडर भूमिका ग्रहण करते हैं? किसके द्वारा बच्चे जेंडर भूमिका ग्रहण करते हैं? समाज द्वारा, संस्कृति द्वारा, मीडिया द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे जेंडर भूमिका अथवा लिंग भूमिका समाज, संस्कृति और मीडिया सभी से प्रभावित होती है, अतः परिवार तथा समुदाय में बच्चों को लिंग प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। प्यारे मित्रों, 2 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। निकटवर्ती विकास क्षेत्र की अवधारणा किसने दी थी? आप बताएंगे निकटवर्ती विकास क्षेत्र की अवधारणा किसने दी थी? आपको सही आंसर इसका बताना है। तो आप कहेंगे किसने दी थी? लेव वाइगोत्स्की ने दिए थे। किसने? लेव वाइगोत्स्की दिए थे। ये आपके हैं सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा, इसी को CNF कहते हैं ना आप, 2005 के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? आपको ये बताना है। NCF, CNF नहीं, NCF माफ करिएगा, NCF कहते हैं आप। ठीक है, तो NCF के बारे में आप बताइए। NCF 2005 के बारे में आप बताइए क्या है? शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में होता है, ये बात सही, शिक्षक है प्रदाता है। ठीक, शिक्षण को शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, नहीं, शिक्षण जो होता है वो क्या होता है? बालक केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बालक केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं। शिक्षा कैसी होती है? बाल केंद्रित होती है। तो ये आपका गलत हो गया। और उसके बाद ए और बी दोनों नहीं, जब भाई पहला ही हमारा सही आंसर हो जाता है और बाकी सभी हमारे आंसर क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। प्यारे मित्रों, आप सब लोग कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जहाँ भी रहें मस्त रहें। फिर मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।